हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर का समाजशास्त्र जो कि सेकेंड सेमेस्टर से हमने लिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अति लघु है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मेरे चैनल पे आपको आगे तक मिलते रहेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है कि गाँव या ग्रामीण समुदाय क्या है? जो गाँव में लोग रहते हैं एक समुदाय बना के, तो वो क्या है? तो ये मुखर्जी के अनुसार मुखर्जी जो है, ये इनका कहना है कि गाँव वह समुदाय है जहाँ कुछ सापेक्षिक सांस्कृतिक और सामाजिक समानता, औपचारिकता, प्राथमिक समूहों की प्रधानता है और जनसंख्या का कम घनत्व और कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। ठीक, तो ये हमारा गांव का डिफिनीशन है गांव समुदाय का, कि गांव समुदाय उन्हें कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं पहला प्रश्न समझ में आया होगा। और ये चूंकि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए इसका क्वेश्चन जितना पूछे सिर्फ इसका इतने आंसर ही देना है। दूसरा प्रश्न है कि नगर या नागरिक समुदाय क्या है? जो नगर यानी कि शहर और शहर के जो समुदाय है वो क्या है? यहाँ पे था गांव का, और यहाँ ग्रामीण मतलब समुदाय, गांव को ही ग्रामीण बोलते हैं। तो ये था, और यहाँ पे है कि जो अध्ययन की सरलता की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि नगर सामाजिक विभिन्नताओं का वह समुदाय है जहाँ दैत्विक समूहों का नियंत्रण, उद्योग और वाणिज्य, घनी जनसंख्या, अव्यवस्थित संबंधों आदि की प्रधानता हो। मतलब नगर में वहाँ मतलब जहाँ की अध्ययन का व्यवस्था हो, और वहाँ पे वाणिज्य घनी संख्या मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो, तो वो हमारा क्या होता है? नगर होता है, नगर समुदाय। तो उम्मीद करते हैं गांव समुदाय और नगर समुदाय आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्रश्न चलते हैं प्रश्न तीसरे पर। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिचय क्या है? तो इसका उत्तर है, आपको हेडिंग देना है कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य का अर्थ। संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य द्वारा सामाजिक इकाई समाज के बहुत सारे अंगों, समुदाय, समिति, संस्था इत्यादि के प्रकार को जानने का प्रयास किया जाता है। प्रकार सामाजिक इकाई का परिणाम है जो कि समाज में निरंतरता या अस्तित्व को बनाए रखने से संबंधित किसी आवश्यकता को पूरा करता है। प्रश्न 4 है कि भारतीय समाज की विभिन्नताएं बतलाइए। जो भारत के जो समाज है उनमें क्या क्या विभिन्नताएं हैं? तो इसका उत्तर है कि भारतीय समाज में निम्नलिखित विभिन्नताएं पाई जाती है, जैसे कि जनसंख्या संबंधी विभिन्नताएं, दूसरा प्रजातीय विभिन्नताएं, तीसरा क्षेत्रीय विभिन्नताएं विभिन्नताएं और चौथा है कि जलवायु संबंधी विभिन्नताएं, पांचवा धार्मिक विभिन्नताएं, छठवां जातीय विभिन्नताएं, सातवां है कि भाषा संबंधी विभिन्नताएं, आठवां है संस्कृति विभिन्नताएं और नौवां है कि जनजातीय विभिन्नताएं। तो ये जितनी भी विभिन्नता है उसकी वजह से कहीं भी आप जाए तो लोग जान जाते हैं कि आप भारतीय समाज के रहने वाले हैं। प्रश्न 5वां है कि भारत को भौगोलिक दृष्टि से विभाजित कीजिए। तो उत्तर है कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद है गंगा सिंधु का मैदान, दक्षिण पठार, राजस्थान का मरुस्थल, समुद्री तटीय क्षेत्र। तो ये भारत का भौगोलिक दृष्टि से विभाजित है। प्रश्न 6 है कि जाति प्रजाति का अर्थ एवं परिभाषाएं बतलाइए। प्रजातीय का अर्थ एवं परिभाषाएं बताइए, या फिर सजातीय समूह किसे कहते हैं? तो अगर सजातीय समूह अगर कहे तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, प्रजाति सजाति दोनों प्रश्न एक ही है। इसका उत्तर है कि प्रजाति जैविक अवधारणा है जिसका प्रयोग समानतः उस वर्ग के लिए किया जाता है जिसके अंदर सामान्य गुण हैं या कुछ गुणों द्वारा शारीरिक लक्षण में समानता पाई जाती है। होबल के अनुसार ये कहते हैं कि प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। यह वह समूह है जो कि शारीरिक विशेषताओं का विशिष्ट योग धारण करता है। रेमंड फिथर्ड के अनुसार ये कहते हैं कि प्रजाति व्यक्तियों का वह समूह है जिसके कुछ वंशानुक्रमण द्वारा निर्धारित सामान्य लक्षण है। प्रश्न 7 है कि प्रजाति की विशेषता बतलाइए। उत्तर है कि प्रजाति की निम्नलिखित विशेषता स्पष्ट होती है। पहला ये कि प्रजाति का अर्थ जन समूह से होता है, अतः उसमें पशुओं की नस्लों को सम्मिलित नहीं किया जाता। दूसरा ये कि इस मानव समूह से मतलब कुछ व्यक्तियों से नहीं है, बल्कि प्रजाति में मनुष्य का बहुत बड़ा संख्या में होना अनिवार्य है।
तीसरा ये है कि इस मानव समूह में एक समान शारीरिक लक्षणों का होना अनिवार्य है। चौथा है कि भौगोलिक पर्यावरण के बदलने से भी किसी प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण नहीं बदलते। अब आते हैं प्रश्न 8वें पे कि भारतीय समाज में भाषाई परिवार का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर है कि इरावती कर्वे के अनुसार भारतीय समाज में 3 अ, भाषाई परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें पहला है कि इंडो यूरोपीय भाषाई परिवार। इसमें पंजाबी, सिंधी, हिंदी, बिहारी, बांग्ला, असमिया, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया, कश्मीरी, ये सभी जो है भाषाएं इसमें सम्मिलित है। उसके बाद जो है द्रविड़ भाषाएं परिभाषा। इसमें देखो तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, कोडकू, गोंडी, ये सभी भाषाएं आती हैं। जो है कि ऑस्ट्रो एशियाई भाषाएं परिवार। इसमें मुंडारी, वेंदो, जुआंग, भूमिया, संथाली, खासी खासी इत्यादि भाषाएं आती हैं। प्रश्न 9 है कि जनजाति क्या है। जनजाति जो है कि सामाजिक व्यक्तियों का वह समूह है जो एक विशिष्ट भूभाग से संबंधित है, जिसमें कि दूसरे समूह के साथ विवाह वर्जित है। दूसरे कास्ट जैसे हो जाएगा, जैसे समूह में शादी नहीं करना है, जिसमें कार्यों में कोई विशिष्टीकरण नहीं है, जिसका नियंत्रण जनजातियों के अधिकारियों, चाहे वो वंशानुक्रम में हो या अन्य तरीके से द्वारा होता है, जिसकी भाषा या एक बोली होती है, जो अन्य जनजातीय या जातियों से सामाजिक विभिन्नता रखता है, जो जाति के ढांचे के मामले में अलग होता है, जनजातीय परंपराओं, विश्वासों और प्रथाओं का अनुसरण करता है, जो विदेशी विचारों को अपनाने में उदार नहीं होता है और इन सभी से अधिक अपने मूल वंश की सजातीयता एवं भूभाग की एकता के प्रति जागरूक होता है। तो ये जनजाति होती है। उसके बाद प्रश्न 10 की जाति क्या है। जनजाति जो होती है वो कई तरह के होते हैं। जनजाति अपनी अपनी सबकी जनजाति होती है, जैसे कि संस्थाल हो गया, उसके बाद है सिमांग, किर्गिज, गोंड, इस तरह के बहुत सारे जनजातियाँ हैं। तो 10वां में कह रहा है कि जाति क्या है। तो जाति परिवार या परिवारों का समूह एक संकलन है जिसमें कि एक सामान्य की नाम है, जो एक काल्पनिक पूर्वज, मानव या देवता से एक सामान्य वंश परंपरा या उत्पत्ति का दावा करते हैं, एक ही परंपरागत व्यवसाय को करने पर बल देते हैं और एक ही सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा मानव होते हैं और जो अपना ऐसा मत व्यक्त करने योग्य हो, तो जाति होती है। जिस तरह से आज सब कोई जाति में बटा हुआ है, सबकी अलग अलग जातियाँ बनी हुई है। उसके बाद 11 प्रश्न है कि जाति प्रथा विशेषता बतलाइए। तो इसके सदस्य अपने जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं, जाति प्रथा की विशेषता है। दूसरा कि हर जाति व्यवसाय निश्चित होता है। तीसरा ये है कि अन्य जातियों के साथ खान पान से संबंधित कुछ प्रतिबंधित होते हैं। चौथा ये है कि जातियों में स्तरीकरण पाया जाता है और सर्वोच्च स्थिति ब्राह्मण की होती है। मतलब जो जातियों में स्तरीकरण का पाया जाता है उसमें सबसे ऊंचा स्थिति जो है वो ब्राह्मण की है। पांचवा है कि इसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। छठवां है कि जाति अपने 10 सदस्यों को नियम भंग करने पर दंड दे सकती है या जाति से बाहर निकाल सकती है। सातवां ये है कि जाति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये जाति प्रथा की विशेषता है, जो कि अब जो है वो जाति इतना मतलब मायने नहीं रख रहा है, क्योंकि पहले क्या था कि एक ही जाति में शादी होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है और अच्छा भी है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जाति का मतलब हम इंसान तो एक ही हैं, लेकिन जात उसको मतलब बांटा गया है। जैसे कि कोई मिट्टी का काम कर रहा है तो कुम्हार उसको बोला गया, वो इंसान जाति में नहीं है, वो उसके काम से बस जानने के लिए कि हाँ वो कुम्हार का, अगर सुनार का बच्चा है तो सुनार, वो सुनार हो गया। तो लोग इसको गलत तरीके से समझते हैं कि नहीं ये जाति हो गया। लोग काम काम के आधार पर जाति को इसको बताया गया है कि इस तरह से जाति है। उसके बाद 11 जो है कि नहीं सॉरी 12 जो है कि हिंदू विवाह क्या है। उत्तर है कि हिंदू विवाह का अर्थ देखिए कि हिंदू विवाह कानूनी संबंध न होकर जीवन भर का धार्मिक बंधन है, जिसे तोड़ना सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध है। यहाँ कोई संविदा नहीं, धार्मिक संस्कार है। 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ति के लिए इसकी व्यवस्था की गई। यौन संतुष्टि नहीं, बल्कि धार्मिक लक्ष्यों की पूर्ति इसका आधारभूत उद्देश्य है। तो हिंदू विवाह जो है ये एक सामाजिक बंधन इसको माना जाता है। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न 13 पे कि हिंदू विवाह को परिभाषित कीजिए। कैसे जानेंगे कि हिंदू विवाह है।
तो R.N. शर्मा का कहना है कि हिंदू विवाह की परिभाषा एक धार्मिक संस्कार के रूप में की जा सकती है, जिसमें कि स्त्री पुरुष भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त धर्म संगत ढंग से संतोषपत्ति और यौन संतुष्टि के लिए स्थायी संबंध में बंध जाते हैं। प्रश्न 13 है कि हिंदू विवाह 14 है कि हिंदू विवाह के स्वरूप बतलाइए, इसके रूप क्या है। तो इसमें विभिन्न शास्त्रों ने विवाह के अलग अलग प्रकार बतलाए। वशिष्ठ, निक्षेत और 6 और मनु जो है 8 प्रकार के बतलाए। सामान्यतः मनु द्वारा बतलाए गए प्रकार के जो स्वीकार किए गए हैं वो इस प्रकार हैं: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह तथा पैशाच विवाह। ये हिंदू विवाह के रूप हैं। इतने तरह के इसमें शादी होती है। प्रश्न 15 है कि हिंदू विवाह के स्वरूप बतलाइए। तो जो हिंदू विवाह का 15 क्वेश्चन है कि संस्कार की क्या अभिप्राय है। हिंदू विवाह हो गए। प्रश्न 15 है कि संस्कार का क्या अभिप्राय है। तो संस्कार धार्मिक अनुष्ठान या क्रियाकलाप है। ये मनुष्य के शरीर, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार और शुद्ध के लिए किए जाते हैं। ये ऐसे धार्मिक अनुष्ठान है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से शुद्धता प्रदान कर उसे व्यक्तित्व का विकास पूर्णता प्रदान करता है, जिसको बोलते हैं संस्कार। प्रश्न 16 है कि धर्म का अर्थ एवं परिभाषा को संक्षेप में बतलाइए। धर्म का अर्थ क्या है कि शाब्दिक दृष्टिकोण से धर्म शब्द धी शब्द से बना है और इसका अर्थ है कि वह जो किसी वस्तु को धारण करे या उस वस्तु का अस्तित्व बनाए रखे। महाभारत में लिखा है कि धारण करने वाले को धर्म कहते हैं। धर्म प्रजा को धारण करता है। मीमांसकों के अनुसार भगवत आज्ञा धर्म का लक्षण है या शास्त्र द्वारा अनुशासित या स्वीकृत कर्म या आचरण पद्धति ही धर्म है। वैश्विक सूत्रों में धर्म की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि जिसे आनंद और परमानंद की प्राप्ति हो वह धर्म है। प्रश्न 17 है कि संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। तो इरावती कर्वे के अनुसार ये कहती है कि एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, जो एक ही रसोई घर में बनाकर भोजन करते हैं, जो संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं और जो सामान्यतः पूजा में भी भाग लेते हैं और जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से रक्त संबंधी होते हैं। तो ये संयुक्त परिवार है का ये परिभाषा होता है। प्रश्न 18 है कि संयुक्त परिवार का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है कि संयुक्त परिवार संयुक्त संगठन के आधार पर निकट के नाते रिश्तेदार की एक सहयोगी व्यवस्था है जिसमें सम्मिलित संपत्ति, सम्मिलित वास, अधिकारों और कर्तव्यों को समावेश होता है। प्रश्न 19 है कि सामाजिक वर्ग की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कि हर सामाजिक वर्ग के जो पूरे समुदाय में एक निश्चित पद या स्थिति प्राप्त होता है जिसके आधार पर एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग किया जा सकता है। सामाजिक चेतना के बिना वर्ग का निर्माण संभव नहीं है। जब समुदाय के किसी एक भाग के सदस्य सामाजिक विभेदों, चाहे वो विभेद संपत्ति, शिक्षा, व्यवसाय आदि किसी से संबंधित हो, के संबंध में जागरूक या चेतन हो जाते हैं और उसी चेतना के आधार पर अपने दूसरे से अलग समझने लगते हैं, तभी वर्ग का जन्म होता है। प्रश्न 20 ये है कि मध्यम वर्ग क्या है। तो मध्यम वर्ग जो का स्थान श्रम और पूंजी दोनों के बीच में है। इस वर्ग के पास न तो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन के कोई साधन होते हैं जिसके द्वारा वह मजदूरी को रोजगार दे सके और न यह वर्ग स्वयं कोई श्रम करता है जिससे कि कुछ अतिरिक्त धन पैदा किया जा सके। मोटे तौर पर इस वर्ग में पेटी, बेजुआ या सफ़ेद पोश कर्मचारी होते हैं मध्यम वर्ग के। 21 क्वेश्चन है कि निर्बल वर्ग से कौन संबंधित है। निर्बल वर्ग का या कमजोरी वर्ग किसे कहते हैं। तो निर्बल वर्ग को अंग्रेजी में वीकर सेक्शन कहते हैं जिसका अर्थ है शक्तिहीन, जिसे आसानी से पराजित किया जा सके। तार्किक दृष्टि से अक्षम, अप्रत्यात्मक इत्यादि निर्बल वर्ग समाज में सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को कहते हैं। ठीक, निर्बल उनको कहते हैं जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, वो
निर्बल वर्ग के लोग होते हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या गरीब, अशिक्षित, सामाजिक रूप से पिछड़ी है। भारतीय समाज व्यवस्था में निर्बल वर्ग को 3 श्रेणी में रखते हैं: अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जातियाँ। तीसरा जो है कि अन्य पिछड़ी जातियाँ। उसके बाद जो है कि 22 नंबर की पिछड़ा वर्ग का क्या अर्थ है, क्यों उसको पिछड़ा कहते हैं। पिछड़ा वर्ग की अवधारणा जो है, पिछड़ा वर्ग और पिछड़ी जाति परिवाची नहीं है। पिछड़ा वर्ग और पिछड़ी जाति ये परिवाची नहीं है। भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग समाज में कमजोर वर्गों, वीकर सेक्शन, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य पिछड़े वर्ग में केवल हिंदू पिछड़ी जातियां ही सम्मिलित हो या नहीं बताया गया कि संविधान का प्रयोजन यह बताना भी नहीं था कि संविधान में जाति के आधार पर की बात नहीं कही गई। पिछड़ी जाति शब्द हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ये वो हिंदू जातियां हैं जो जाति सोपान में श्रेणी और परंपरागत व्यवसायों के संदर्भ में उच्च जातियों से पिछड़ी लेकिन अस्पृश्य जाति से उच्च है। प्रश्न 23 है कि दलित या अनुसूचित जाति का क्या अर्थ है। अनुसूचित जाति के लोग लगभग भारत में प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे तमिलनाडु में पोला व पारिया, आंध्र प्रदेश में माला व मर्डिगा, महाराष्ट्र में महार, बंगाल में बागड़ी, उत्तर प्रदेश में पासी। दूसरा कि अनुसूचित जाति एक समूह नहीं है बल्कि यह अलग अलग समूहों का एक समनाम है। तीसरा ये कि अनुसूचित जाति को शारीरिक लक्षण के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता, क्षेत्र के अनुसार उनका लक्षण होता है। चौथा है कि अनुसूचित जातियाँ जिस संस्कृति में रहती हैं उन्हें उसे अपना लिया। प्रश्न 24 है कि भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति को विवेचना कीजिए। तो भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है और स्त्रियों की स्थिति को समझने के लिए भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर दृष्टि डालना आवश्यक होगा। विभिन्न युगों में स्त्री की स्थिति अलग अलग रही है और प्राचीन युग में स्त्री को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। मध्यकालीन युग में स्त्री की दशा खराब हो गई थी और आधुनिक युग में स्त्रियों की स्थिति पुनः सुधरी हुई है। प्रश्न 25 है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना कीजिए। पहला इसे में क्या है कि इसमें कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या ज्यामितिक अनुपात में जबकि खाद्य सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है और 25 वर्षों में उस देश की जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। लेकिन इतिहास में कभी भी ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलते हैं जिसमें कि इन बातों की पुष्टि हो सके। दूसरा ये कि वैज्ञानिक आविष्कारों की सहायता से खाद्य सामग्री का उत्पादन इतना अधिक बढ़ाया जा सकता है कि वो बढ़ती जनसंख्या के लिए प्राप्त हो। इस बात को माल्थस ने भुला दिया। तीसरा ये है कि यातायात का विकसित साधनों के कारण यदि एक देश में खाद्य सामग्री की कमी होती है तो वो दूसरे देश से मांग कर उसकी पूर्ति की जा सकती है। चौथा ये कि जब लोग के रहन सहन के स्तर पर सुधार होता है तो स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, तब भी जन्म दर घटती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने पूरे 25 प्रश्नों को कवर किया। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।